वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ठोसों की द्रव में विलयता के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं देखी थी और ठोसों की द्रव में विलयता पर ताप और दाब के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गैसों की द्रव में विलयता, अर्थात गैस द्रव में किस प्रकार से विलय होता है और इनका ताप और दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो गैसों की द्रव में विलयता संबंधी एक नियम था जो हेनरी ने दिया था, इसीलिए उसे हेनरी का नियम कहते हैं और इस नियम के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो बन रहा है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है गैसों की द्रव में विलयता संबंधी हेनरी का नियम। पहले हम हेनरी के नियम पढ़ेंगे और फिर उसके कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बहुत सी गैसें जो होती है वह जल में घुलनशील होती है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है, जो कि जलीय जीवों के लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि जलीय जीव उसी जल के ऑक्सीजन से अपना क्या करते हैं, उपापचयन क्रिया करते हैं, मतलब श्वसन जो करते हैं वो उनके जल से ही करते हैं, मतलब जल में उपस्थित ऑक्सीजन से ही करते हैं। उसी प्रकार से HCl गैस जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, वो गैस के रूप में होता है। वो जब पानी में बहुत अधिक घुलनशील होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अम्ल का निर्माण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई गैस जो होती है वह जल में बहुत अच्छी तरीके से घुलनशील होती है। अब घुलनशीलता जो होती है वह दो चीजों पर निर्भर करती है, ताप और दाब पर। तो हम लोग पहले दाब के बारे में पढ़ेंगे, फिर ताप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो गैसों की विलयता है और दाब के बीच एक संबंध दिया था जिसे हेनरी ने दिया था, तो हम पहले उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। गैसों की द्रव में विलयता संबंधी हेनरी का नियम। अगर यहाँ पे 2 लाइन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि बहुत सी गैसें जल में घुलनशील होते हैं, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन जलीय जीवों के लिए बहुत ही जलीय जीवों के लिए लाभदायक होती है, उनके श्वसन में लाभदायक होती है। तो यहाँ 2 लाइन लिखना तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। गैसों की द्रव में विलयता तथा दाब के बीच मात्रात्मक संबंध सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसे हेनरी का नियम कहते हैं। क्लियर है, किसके किसके बीच संबंध, गैसों की द्रव में विलयता और दाब प्रेशर के बीच में संबंध बताया गया था। उन्होंने संबंध जो दिया था वो क्या था, तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, मतलब टेम्परेचर स्थिर हो, जितना पहले से उतना ही रहे, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के आंशिक दाब, मतलब प्रेशर के समानुपाती होती है, अर्थात उसकी जो विलयता होती है वह दाब के समानुपाती होती है। जिस प्रकार दाब बढ़ाया जाएगा उसी प्रकार से विलयता भी बढ़ेगी, अर्थात विलयता समानुपाती आंशिक दाब। अब इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, वह प्रयोग है हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में कुछ पार्ट द्रव को ले लेते हैं, इतना पार्ट द्रव को ले लेते हैं और कुछ पार्ट गैस को ले लेते हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक रंग से है वो कौन सा चीज है, वो गैस है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर से एक हम इसको पिस्टन से बंद कर देते हैं। पिस्टन आप जानते हैं जैसे पिचकारी में पिस्टन होता है, ठीक है। पिस्टन से इसको बंद कर देते हैं। ये वाला पार्ट है जल, मतलब द्रव है, और ये गैस के कण है, ठीक है। ये क्या है, द्रव है, और ये किसके कण है, ये जो आपको कण दिखाई दे रहे हैं ये गैस के कण है, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कि जब पिस्टन को यहाँ बंद किया जाता है, थोड़ा सा इसको हिलाया जाता है, तो गैस के कुछ कण इस द्रव में आने लगते हैं। गैस के कुछ कण इस द्रव में क्या होते हैं, घुलने लगते हैं, कुछ कण घुलते हैं, ठीक है। कुछ कण इसमें क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। परंतु जब
पर पिस्टन पे ऊपर से प्रेशर को बढ़ाया जाता है। देखिए मैं दूसरी तरफ इसका चित्र बना के दिखा रहा हूं जिसमें हमने प्रेशर को क्या किया है, बढ़ाया है। परंतु ये प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो आपको पता है, मैंने पिछले कक्षा में बताया भी था कि द्रव जो होते हैं वो असंपीड़ित होते हैं, जिनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, तो इसका लेवल इतना ही रहेगा, ठीक है। परंतु जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने के कारण जो पिस्टन का जो यहाँ स्थिति है वो स्थिति कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मैंने पिस्टन की स्थिति क्या हो गई, थोड़ी सी नीचे है। जब थोड़ी सी नीचे आएगी तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तो जो गैस के कण यहाँ पर थे वो और पास पास आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे, और पास पास आने लगेंगे। और जब वो और पास पास आएंगे तो उसके कारण वह जो है उनका प्रेशर जब बढ़ेगा तो वे गैस के कण जो है वो द्रव के साथ भी मिलने लगेंगे, जिससे इसकी घुलनशीलता द्रव में क्या होगी, बढ़ने लगेगी। बढ़ने लगेगी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा तो ये कण जो दूर दूर थे वे कण बिल्कुल पास पास आने लगेंगे, जिसके कारण इसके जो सरफेस है, यहाँ पर जो सतह है, इस पर वो आ जाएंगे और आ करके जल के या द्रव के कणों के साथ में मिल करके उसमें घुलने लगेंगे। अर्थात जब हमने यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाया, जब हमने यहाँ पे प्रेशर को 2-3 हमने यहाँ पे ऊपर से ईंट रखा, चाहे तो हमने ऊपर से हाथ से प्रेशर बढ़ा दिया। जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो हम देखते हैं कि जो गैस के जो कण थे वो द्रव में ज्यादा मात्रा में घुलने लगते हैं। अर्थात गैस की जो विलयता है वह उसके दाब, ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है, उसके दाब के क्या हो रही है, समानुपाती होती है। इसी को दर्शाने के लिए हेनरी ने जो नियम दिया था, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। और इस नियम में उन्होंने यही बात बताई कि जो इसकी विलयता होती है, जो द्रव में गैस की विलयता होती है, वो प्रेशर पर निर्भर करती है। अर्थात जब प्रेशर बढ़ेगा तो विलयता बढ़ेगी और जब प्रेशर कम होगा तो विलयता घटेगी, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रयोग बगल में चित्र बनाना है, तो यहाँ दर्शा सकते हैं कि गैस की विलयता और आंशिक दाब के बीच संबंध दर्शाता हुआ चित्र, ठीक है। क्योंकि हमारा ये क्या है, इसमें हमारा यहाँ प्रेशर कम था जिसके कारण इसके कण इसमें विलय नहीं हो रहे थे, परंतु यहाँ जैसे प्रेशर बढ़ा विलय हो गए। तो यही है हमारा हेनरी का नियम। परंतु क्या हुआ कि जब द्रव की जो विलयता होती है, उस गैस की जो विलयता होती है, उस विलयता को तो हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं किसी भी मात्रात्मक रूप में। तो मात्रात्मक रूप में कैसे किया जाए, तो मात्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए हेनरी ने गैस की विलयता को मोल अंश के रूप में प्रदर्शित किया। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात कही, मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखिएगा, यदि गैस की द्रव में विलयता को गैस के मोल अंश, गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, ठीक है। किसको, गैस की जो विलयता है उस विलयता को किसके, गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, तो हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम से, तो हेनरी का नियम से क्या हो जाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं हेनरी के नियम से, किसी गैस का आंशिक दाब उसमें उपस्थित गैस के मोल अंश के
समानुपाती होता है। क्या हमने देखा कि गैस को अगर हम लोग गैस के विलयता को मतलब जो उसमें घुलनशीलता है उसको अगर हम मोलंश के रूप में लिखे, मतलब विलयता की जगह क्या लिख दे, मोलंश लिख दे, तो जो मोल अंश होता है वो किसके समानुपाती होगा, आंशिक दाब के। तो वही बात लिखा गया कि किसी गैस का जो आंशिक दाब होगा वह उसमें उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात आंशिक दाब समानुपाती मोल अंश। आंशिक दाब कितना है, तो आंशिक दाब को P से सूचित करते हैं। दाब मतलब प्रेशर P, समानुपाती मोल अंश क्या हो जाएगा, X। दिख रहा है ना, ठीक है। मोल अंश क्या हो जाएगा, X या P बराबर, यहाँ पे हमने जब समानुपाती होता है तो समानुपाती की जगह हम क्या लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। अब एक कोई नियतांक को उसके मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो कोई एक नियतांक है KH, इसमें यहाँ पर एक नियतांक रखा गया KH इंटू एक्स। ये KH जो है एक नियतांक है, यहाँ लिख देंगे, जहां KH एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, P बराबर KH इंटू एक्स, यही हो गया समीकरण नंबर 1। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का जो फॉर्मूला है वो यही है। ठीक है, तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, किसी गैस की द्रव में विलयता दाब के बीच में मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया था। उन्होंने बताया कि किसी स्थिर दाब पर किसी गैस की द्रव में विलयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, अर्थात विलयता समानुपाती आंशिक दाब। ये वाला पार्ट इधर का है, इसको ये वाला पार्ट इस चित्र का है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इस चित्र का है। ठीक है, तो यदि गैस की द्रव में विलयता को गैस के मोलंश के रूप में लिखा जाए, मतलब विलयता को तो हम मात्रात्मक रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए विलयता को मोलंश के रूप में अगर लिखा जाए तो हेनरी के नियम से किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उसमें उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, अर्थात आंशिक दाब समानुपाती मोल अंश P समानुपाती x या P बराबर KH इंटू एक्स, जहाँ KH एक नियतांक है जिसे हम लोग हेनरी का नियतांक कहते हैं या हेनरी नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पे हेनरी के नियम हमारा समाप्त होता है। इतना ही लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर हेनरी के नियम में मिल जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था हेनरी का नियम, उसमें हम लोगों ने KH का जो मान प्राप्त किया था, KH को जो लिखा था, उसमें आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, KH का जो मान होता है वह हर गैस के लिए अलग अलग होता है, जो कि आपके किताब में दिया गया है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, उस सारणी को। उस सारणी में अलग अलग गैस के लिए अलग अलग मान है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप जनरली देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हेनरी के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो हमने भी पढ़ा हेनरी का जो नियम है वह दाब और विलयता के बीच में संबंध को दर्शाता है, तो उसकी अनुप्रयोग भी उसी टाइप से होंगे। तो पहला है सोडा वाटर एवं शीतल पेय। जो हम लोग ठंडा पेय पीते हैं, जैसे पेप्सी पीते हैं या कोई भी कोका कोला पीते हैं, तो ये जो ठंडा पेय होता है इसमें CO2 गैस को अत्यधिक दाब पर भरा जाता है। जैसे हम लोग जब भी उसका ढक्कन खोलते होंगे तो एक गैस टाइप का कुछ निकलता है प्रेशर के साथ में, वो CO2 गैस होता है, उसको अत्यधिक दाब पे भरा जाता है। क्योंकि जब गैस उसमें अत्यधिक दाब पे घुलनशील रहेगी तो वो जो मटेरियल जो उसमें होता है, जो पेप्सी होता है या जो द्रव होता है, वह जल्दी खराब नहीं होता है, इसीलिए उसको उच्च दाब पर CO2 गैस को भरा जाता है, जिसके कारण CO2 गैस उसमें ज्यादा मात्रा में घुलनशील रहे। ठीक है, दूसरा है गहरे समुद्र में गोताखोरों को अधिक दाब पर श्वास लेने में कठिनाई होना, उनके रक्त में गैस की मात्रा का अधिक घुल जाना। हमने देखा है कि जो गहराई में, जो समुद्र में बहुत अंदर नीचे की तरफ जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं, जब बिल्कुल नीचे की तरफ जाते हैं
तो वहां पर जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जहां भी हम लोग हैं इस पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, परंतु इसके नीचे जाने पर एटमॉस्फेयर जो दाब होता है वो बढ़ने लगता है। अब जब बढ़ता है तो क्या होता है, जब गैस का दाब बढ़ेगा तो गैस, जब हम सांस लेंगे तो वह गैस हमारे रक्तों में बहुत ज्यादा मात्रा में घुलनशील हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, घुलनशील हो गया, कोई बात नहीं है, परंतु जब हम फिर ऊपर की सतह पे आते हैं तो ये गैस हमारे शरीर से एकाएक बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के रक्त में जो आरबीसी होता है उसमें नाइट्रोजन का बुलबुला हो जाता है। इसी बुलबुले को बेंड्स नामक दिया गया है, बेंड्स कहा गया है। क्या कहा गया है? बेंड्स कहा गया है, जो कि बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत ही उससे दर्द महसूस होता है। इसलिए जो गोताखोर होते हैं उनको जब वो नीचे जाते हैं तो उनके लिए जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम को थोड़ी मात्रा में डाल दिया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम की थोड़ी सी मात्रा डाल दी जाती है, जिसके कारण जो जब वो ऊपर सतह पे आए तो वो जो गैस जो उसमें घुलनशील है वो पूरी गैस बाहर निकल जाए, क्योंकि हीलियम क्या है? निष्क्रिय गैस है, तो उससे कोई हानि यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा मात्रा में गैस घुलनशील हो जाती है। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पे, उसका उल्टा। जब हम अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जब वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो क्या होगा? जब कम हो गया तो ऑक्सीजन की हमारे रक्त में घुलनशीलता कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो अधिक ऊंचाई पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो ऑक्सीजन घुलनशीलता होती है, जो मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, वो बहुत ही कम होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा उनके शरीर में कम हो जाती है। जब कम होती है तो क्या होता है? उन्हें श्वास लेने में कठिनाई होती है, और इस ऑक्सीजन की कमी वाली मात्रा को एक रोग कहा जाता है, एनॉक्सिया। याद रखिएगा, इस ऑक्सीजन की कमी वाले रोग को क्या कहा जाता है? एनॉक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनॉक्सिया कहा जाता है। तो ये इसको आप याद रखिएगा कि इसको जो कमी के जो रोग होते हैं उन्हें एनॉक्सिया नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से 3 हम लोगों ने उदाहरण देखे। इन तीनों उदाहरण में हेनरी के जो नियम है प्रेशर और घुलनशीलता पर, ये 3 उदाहरण है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों को लिख लीजिएगा। इतना तक आपका हेनरी के नियम का अनुप्रयोग समाप्त हो जाएगा। फिर एक छोटा सा और टॉपिक बच रहा है, इसको मैं अभी यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। गैसों की द्रव में विलयता पर तापक्रम का प्रभाव। अब हमने दाब का तो प्रभाव पड़ लिया कि दाब का प्रभाव पड़ता है, परंतु हम तापक्रम का प्रभाव देखते हैं तो हम जानते हैं गैस के जो अणु होते हैं जितना ही करीब आएंगे, हमने अगर जल देखा तो जितना ही एक दूसरे के करीब आएंगे उतना ही विलयता उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे जब हम तो एक दूसरे के करीब आएंगे तो विलयता बढ़ेगी, परंतु जब हम तापक्रम को बढ़ाते हैं तो इनके कण एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि इनके कणों में ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर भागने लगते हैं। जब इनके कण एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे तो आप ही बताइए इसकी विलयता बढ़ेगी कि घटेगी? तो आपको पता है इसकी विलयता घट जाएगी। तो यहाँ आपको हिंदी लिखना होगा कि ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलयता घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि ताप बढ़ने पर गैस के अणु दूर दूर फैल जाते हैं। ठीक है, दूर दूर फैल जाते हैं, जिसके कारण उनकी विलयता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि गैस की द्रव में विलयता में दाब का प्रभाव अधिक पड़ता है, तापक्रम का प्रभाव उसका अपोजिट पड़ता है। तापक्रम बढ़ेगा तो विलयता घटेगी, अगर तापक्रम घटेगा तो विलयता बढ़ेगी।
इससे पहले वाले ठोस में हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए, ठोस में हम लोगों ने पढ़ा था ठोस की द्रव में विलयता, जो कल के वीडियो में था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, तापक्रम बढ़ेगा तो विलयता बढ़ेगी, उष्माक्षेपी होगा तो उस विलयता घटेगी, अगर उष्माशोषी होता है तो विलयता बढ़ती है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उसका अपोजिट है। तो आप दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अच्छी तरीके से इसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।